अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूँ माहा खान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साजिद गोंदल साहब। उनसे हम जानेंगे सियासत की मौजूदा सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनकी पार्टी के अंदर भी जो है फूट पड़ चुकी है। तो इस हवाले से आप जरा हमें मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, रहमान जो है इस वक्त आपको इल्म है कि पूरी जो अपोजिशन की करप्शन बचाओ तहरीक है उसका अहम तरीन रहनुमा है, और वजह उसकी ये है कि उनके पास मदारस के कुछ तलबा हैं और मजहबी जमातों के वैसे भी जो कारकुनान होते हैं वो बड़े कमिटेड होते हैं। तो ये समझते हैं तमाम जो नून लीग पीपल्स पार्टी है या इस तरह की जमातें कि हम फजल रहमान को इस्तेमाल करेंगे, और कभी अगर इस्लामाबाद के अंदर धरना देना पड़ता है तो उसके अंदर उनके ये जो वर्कर्स हैं, मदारस के जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमें काम देंगे। लेकिन अब अंदरूनी तौर पर एक बड़ा खलफशार पैदा हो गई है और कुछ बगावत दिखाई दे रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो लोग जिनके खिलाफ असल में आज तक मुफ्ती महमूद के जमाने से लेकर फजल रहमान के मौजूदा दौर तक ये लोग लड़ते रहे, जो बताते रहे कि ये कुफर के एजेंट हैं, ये तागूत के एजेंडे पर हैं, एएनपी, महमूद खान चकजई और इस तरह के लोग अब चूंकि उनके इत्तेहादी हैं। और फिर इन जलसों के अंदर जो म्यूजिक होता है उसके अंदर वो लोग समझते हैं कि हमें आप जो है वो यहाँ म्यूजिक पर डांस करवा, हदीस और बड़े आम लोग इसके अंदर मौजूद होते हैं। और जब मौलाना फजल रहमान एक तरफ मरियम होते हैं, दूसरी तरफ बिलावल होते हैं, तो वो अपने आप की तजलील उनके जो आम रहनुमा है वो समझना शुरू हो गए। अभी एक मौलाना कासम है, बड़े मारूफ स्कॉलर हैं वहां के पीके के अंदर बड़ा उनका असर और रसूख है, और वो बड़े फैन थे फजल रहमान के। उन्होंने बड़ी आम स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने कि फजल रहमान ने हमें जलील करके रख दिया, और आज जो हमारे आम रहनुमा हैं, जो बड़े एक इज्जत का मकाम है उनके लिए, अब वो मदारस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, वो वहां पर डांस की सूरत हाल होती है। और जिस सूरत के अंदर, जिस शक्ल में मरियम वहां पर फजल रहमान के साथ बैठी हुई थी, आपको पता है टांग पर टांग रखकर, वो उन्होंने पूछा है कि फजल रहमान जरा बताइए क्या इस हालत के अंदर एक औरत के साथ बैठना सरेआम मजमे में जायज है या नाजायज है। अब दूसरी तरफ ये हुआ, ये तो है अभी पब्लिक के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं। अब दूसरी तरफ वजह यह है कि जो बड़े बड़े रहनुमा है फजल रहमान की पार्टी के, हाफिज हुसैन अहमद, मोहम्मद खान शहरानी और कुछ दीगर नाम, वो बाकायदा तौर पर एक अलहदा ग्रुप बनाने के हवाले से उनकी इतलात तकरीबन कन्फर्म है। और गुज़श्ता रात हाफिज हुसैन अहमद साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर इसका बरमला इजहार किया, जो अयाज सादक ने जिस तरह का एक पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है और जो फतह है उसको शिकस्त के अंदर बदलने की एक नाकाम कोशिश की है, उस पर उन्होंने कहा कि मैं तो इसको तस्लीम नहीं करता। और ये बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि ये लोग आस्तीन के सांप है। नवाज शरीफ को उन्होंने आस्तीन का सांप कहा। उन्होंने कहा यही हमारी एस्टेब्लिशमेंट इन लोगों को पालती रही है। अल्ताफ हुसैन को भी पाला, उसने भी किस तरह नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। अब नवाज शरीफ जो है उसको भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट पालती रही, और किस तरह उनको फीडर से दूध पिलाते रहे मियाँ वो जनरल जिलानी साहब, और बाद ये जियाउल हक को अपना रूहानी बाप कहते थे। तो अब पोजीशन ये है कि उन्होंने कहा कि मैं तो इनको आस्तीन का सांप समझता हूं, और साथ ही उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो है वो रेड लाइन हर पार्टी के अंदर होती है, हर मुल्क के अंदर होती है, और अब ये रेड लाइन क्रॉस करते जा रहे हैं। और याद रहे ये जो हाफिज हुसैन अहमद है, ये मुफ्ती महमूद साहब के बड़े करीबी लोगों में थे, और पुराने जो अकाबर इनके उलमा है उनमें इनका शुमार होता है, और पूरे केपीके और जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर इनका बड़ा असर और रसूख है। दूसरी तरफ जो मौलाना शहरानी है, वो भी बाकायदा तौर पर निजी महफिलों के अंदर और कई प्रोग्राम के अंदर वो कह चुके हैं कि हम एक तो कोशिश करेंगे कि ये जो मौरूसी निजाम है इस जमात के अंदर वो खत्म हो। अगर खत्म नहीं होता तो हम एक अलहदा अपना धड़ा बनाएंगे। तो फजल रहमान जहां एक तरफ पीडीएम की सरबराही उनको मिली हुई है, दूसरी तरफ कारकुनान के अंदर और जो निचला जो मदारस का तबका है, जो असातिज़ा है, उनके अंदर बड़े इस हवाले से तशवीश है। और जो सीनियर लीडरशिप है वो भी समझती है कि ये फजल रहमान अपने जाती मफाद और जो एक ताकत की हवस होती है बंदे के अंदर, इस वजह से अपना जो असल एजेंडा है, जो दीन का काम था, जो असल में इनकी तर्जमानी थी, अब ये चोरों डाकुओं लुटेरों के एक कौमी किस्म के तर्जमान बन चुके हैं, और इस वजह से हमें तजलील का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बड़ी बगावत आइंदा आने वाले चंद हफ्तों के अंदर आपको जमीयत उलमा इस्लाम में नजर आएगी, ये वादे दिखाई दे रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। अभी ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ से आज मुलाकात के लिए वो गई हैं।
तो आपको क्या लगता है कि उनको इतने टाइम से वो पीडीएम के जलसे कर रहे हैं, इस दौरान उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की, अभी उनको मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई? उन्होंने क्या ऐसी ख़ास बातें करनी होगी या क्या ज़रूरत उन्होंने महसूस की होगी कि वो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के लिए जेल चली गई? देखिए, एक बात तो हकीकत है, वो ये है कि जो शहबाज शरीफ हैं और मरियम सफदर हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। लेकिन ये इख्तलाफ इस नौइयत के नहीं है जो कि बाकायदा जिसको आप कहें कि दुश्मनी की जो सबब जिसको करार दिया जाए, ये बाकायदा जो शरीफ माफिया है, इन दोनों भाइयों और इन फैमिलियों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है। एक भाई ने मफाहमत की बात करनी है और एक ने जो है वो गर्दन पकड़ने की कोशिश करनी है, और गर्दन पकड़ने में अगर नाकामी हो तो दूसरे भाई ने पाँव पकड़ने हैं। ये इनकी एक बाकायदा स्ट्रेटेजी। और आप ये देखिए कि मरियम और उनके अंकल के दरमियान एक तजाद पाया जाता है, एक इख्तलाफ पाया जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जब शहबाज शरीफ पैराशूटर बनकर यूके से यानी लंदन से वापस पाकिस्तान आए थे, उस दौरान 6 महीने तकरीबन मरियम सफदर से शहबाज शरीफ की मुलाकात नहीं हुई और वो जाती उमरा में रही और ये मॉडल टाउन के अंदर है। जब गिरफ्तार हुए, अभी जो इत्तेहाद है, जिस तरह की सूरत हाल के अंदर ये बाकायदा नून लीग फंस चुकी है, और जैसे वो गीदड़ कहते हैं उसकी मौत आए तो वो शहर की तरफ खुद भागता है। तो ये सारा जो करप्शन बचाओ इत्तेहाद है, ये अपने इख्तिताम की तरफ अब बढ़ रहा है। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान की रियासत पर हमला आवर है, तो अब इस वजह से यकीनन मरियम का जो जाना है, ये इस माना के अंदर है कि आपने क्या हिकमत अमली रखनी है और मेरे डैडी का लंदन से क्या पैगाम है, किस तरीके से अमल दरामद करना है, और अब हमें मुमकिन है आगे पांव पड़ने की जरूरत हो, तो लिहाजा आपने पांव पड़ने की जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपने जरूर जो है यहां जेल के अंदर रहकर भी तादा करनी है। क्योंकि अब नून लीग है और पूरी जो करप्शन की ये तहरीक है, इसके लिए मुश्किल दौर का आगाज हो रहा है और इनको बहुत सारे और मुगालते हैं। मुगालते असल में एक बड़ी जो चेंजिंग आ रही है आगे। 10 दिसंबर को कुछ जो है वो पाक फौज के आला सती लोग जो है वो रिटायर हो रहे हैं और ये समझते हैं कि जब वो रिटायर होंगे तो उससे पहले पहले हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके अंदर बगावत के कोई आसार नहीं है। अगरचे परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी जियाउल भट्ट जो है वो आपको इल्म है उन्होंने खड़ा किया था बगावत के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था और अब भी नहीं हो सकेगा। इसलिए अपोजिशन समझती है कि दिसंबर के अंदर ये हुकूमत चले जाएगी और जो हुकूमत है वो समझती है कि जनवरी तक इनके सारे गुब्बारे से हवा निकल जाएगी और उसकी बुनियादी वजह जो है वो इसी तरह की नजर आ रही है। अब ये जो मुलाकात करने का मकसद बड़ा वादे है कि जनाब अब हमें माफी तलाफी की जरूरत है। हम अवाम के लिए तो बहादुरी का सर्टिफिकेट लेंगे कि हम टकरा गए हैं, हम बड़े इनकलाबी हैं, लेकिन हमें अगर माफी ना मिले, यानी आप समझे कि उन्होंने कहा है कि अंकल आप मुझे और पापा जाने को बचा लें, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मुलाकात का जो मुख्तसर एजेंडा वो इसी नौइयत की अंदरूनी कहानी है उस मुलाकात की। जी, बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की जानिब। जैसे कि आपको भी पता है अयाज सादिक का जो बयान है वो बहुत मुतनाज़ा आजकल चल रहा है। इंडिया ने अपने तरीके से अपनी न्यूज़ में उसको करके बताया है, जबकि पाकिस्तान में भी उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। आज भी शिबली फराज साहब ने कहा है कि जो अयाज सादिक का फ़ौज मुखालिफ बयान है, मुल्क के मफाद के लिए वो खतरा है, इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, एक तो ये है कि जो असेंबली के अंदर कोई भी एमएनए तकरीर करता है तो उसको कुछ प्रिविलेज हासिल होती हैं, लेकिन अगर वो अपने आइन के अंदर दिए गए हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ फौजदारी जाब्ते के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। अब ये हुकूमत ने एक अनाउंसमेंट तो की है शिबली फराज साहब ने कि अब कानून अपना रास्ता बनाएगा और अयाज सादक जो है उस पर अब ये लाहौर की जमीन भी तंग हो गई है। आज पूरे लाहौर के अंदर उनके खिलाफ मीर जाफर मीर सादक के लोग नारे लगा रहे हैं। हल्का एन 129 के अंदर वो अपने घर में मैसूर होकर छुप कर बैठ गए क्योंकि अवाम उनको बाहर नहीं निकलने दे रही। जिस तरह उन्होंने इंडिया की वकालत की है और इंडिया की जो बाकायदा एक तस्लीम शुदा आलमी सतह पर शिकस्त थी उसको फतह बनाने की नाकाम कोशिश की है। और ये बेसिकली नवाज शरीफ और मरियम सफदर की एक गुलामी जो है उसका उन्होंने पटा डाला हुआ है और उसको निभाने की जो दौड़ है उसमें वो गलती से शरीक हो गए हैं। तो अब वहां पूरा जो लाहौर है उनके लिए जमीन उसकी तंग होती जा रही है और आप देखेंगे कि शाम तक पूरे लाहौर के अंदर ये पैनाफ्लेक्स बैनर्स मीर जाफर मीर सादक अयाज सादक भारतीय एजेंट मुर्दाबाद इस तरह का माहौल जो है वो बन चुका है। तो पूरी जो नून लीग है ये खुद आप समझे तबाही की जिस दहाने पर पहुंच रही है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अगर आज आप भी हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो होश के नाखन नहीं लेगी
और दोबारा किसी तरह कोई इस तरह की डील बैकग्राउंड में अगर चलती है तो ये 22 करोड़ अवाम के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती होगी, और मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अयाज सादक अपनी समझे कि वो आखिरी मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रहे हैं, जिसका बाकायदा एक नून लीग की तरफ ये पहला खतरा है। बाकी ये सारे वक्त के साथ साथ आप देखेंगे एक्सपोज होते जाएंगे, और जितने ये एक्सपोज होंगे इमरान खान की हुकूमत उतनी मजबूत होगी, और पाकिस्तान के अंदर अब मुआशी हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो अच्छे इशारे आ रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। जी, थैंक यू वेरी मच।